हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में मतलब मोस्टली आता ही आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, ताकि आप एग्ज़ाम में मिस ना करें। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, यहाँ से आपको इजीली समझ में आएगी चीज़ें। देखिए, कोई लिक्विड हमने लिया है, इसमें यहाँ पर हमने कोई प्योर लिक्विड लिया जिसको हम बोलेंगे शुद्ध विलायक। ठीक है, तो पदार्थ को मिलाने से पहले शुद्ध विलायक, अगर कोई सिंगल चीज़ होती है उसको विलायक ही बोलते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको विलायक बोलते हैं। ठीक है, हमने इसको पी नोट से डिनोट किया। उसके बाद में हम इसके अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ ऐड करते हैं। अवाष्पशील पदार्थ आपको मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि ऐसा पदार्थ जिसके अंदर वेपर ना निकलती हो। ठीक है, उसको जब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये विलयन बनता है। जब इसमें भाई दो चीज़ें ऐड हो जाएंगी, पहले विलायक था, फिर हमने इसमें विलेय भी ऐड कर दिया। अवाष्पशील पदार्थ मीन्स विलेय पदार्थ। ठीक है, तो जब हमने विलेय ऐड कर दिया तो विलेय विलायक मिलकर आपका क्या बनता है, विलयन बनता है। तो यहाँ विलयन के वाष्प दाब को मैंने पीएस से डिनोट किया। ठीक है, इसको पी नोट से डिनोट किया, इसको पीएस से डिनोट किया। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बच्चों होता क्या है, बहुत ईजी वे में आप समझिए कि जब किसी शुद्ध विलायक के वाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है। ये कोई शुद्ध विलायक है, इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, यही मैंने लाइन लिखी है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो ये जो विलायक होता है ना, इसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। यानी कि इसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का ही बच्चों मतलब होता है कि उसकी वेपर में कमी आना। तो उसके वाष्प दाब में जो कमी आ जाती है वो ही कहलाती है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम किस तरह इसको सोल्व करेंगे। देखिए, मैंने बताया इसको मैंने शुद्ध विलायक माना है, इसको मैंने विलयन का वाष्प दाब माना है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माना विलायक का वाष्प दाब। अब बताइए जरा बच्चों, विलायक का वाष्प दाब क्या होगा। विलायक का वाष्प दाब आपका मैंने क्या माना था, पी नोट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी नोट हो जाएगा। उसके बाद मैंने देखा विलयन का वाष्प दाब, तो बताइए जरा बच्चों, विलयन का वाष्प दाब क्या है, विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब कितना है, पीएस। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये विलायक बच्चों ध्यान रखिएगा ये शुद्ध है, मैं लिख देती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, पर फिर भी मैंने लिख दिया। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नोट, विलयन का वाष्प दाब पीएस। अब देखो वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, तो वाष्प दाब में अवनमन के लिए हम क्या होगा, अवनमन मतलब समझते हैं ना आप, कमी, तो हम इसको इस तरह कर देंगे, पी नोट माइनस पी एस। ठीक है, मतलब वाष्प दाब को जो अवनमन होता है इसमें शुद्ध विलायक में से हम विलयन का वाष्प दाब को माइनस करेंगे। अब हम निकालेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बच्चों, इसको हम डिनोट करेंगे। देखिए, ये पी नोट माइनस पी एस है, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट, ये हमारे पास आ जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आप इसको चीज़ को नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया है बच्चों, बस वैल्यूज़ रखी है, इतनी चीज़ समझ में आई है। अब यहाँ पर हम राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। किसके नियम को, राउल्ट के नियम को। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, राउल्ट के नियम के अनुसार, जस्ट अ मिनट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, राउल्ट के नियम के अनुसार। बच्चों, यही होता है आपका राउल्ट का नियम। अगर आपका राउल्ट का नियम आता है तो यहाँ से आप इसको नोट कीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यहाँ से बहुत आता है पेपर में, राउल्ट के नियम के अनुसार। अब राउल्ट ने क्या कहा था, मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ, फिर से बताती हूँ। राउल्ट ने ये कहा था कि जब हम किसी भी विलायक के अंदर अवाष्पशील पदार्थ ऐड करते हैं तो जो विलयन होता है ना, उसमें आपेक्षिक अवनमन आ जाता है। समझ रहे हैं आप, तो उसका जो आपेक्षिक अवनमन होता है, उसकी जो कमी होती है, वो जो विलेय पदार्थ ऐड होता है उसके मोल प्रभाज के बराबर होती है। दोबारा से समझा देती हूँ कि जब किसी विलायक में
विलेय पदार्थ को ऐड करते हैं, अवाष्पशील, ध्यान रखिएगा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को ऐड करते हैं तो विलयन में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो उस पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, मैं आपको लिख के दे देती हूँ, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, ठीक है, विलयन का आपेक्षिक अवनमन, समझ रहे हैं आप, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि विलेय पदार्थ जो होगा विलेय के मोल प्रभाज, तो आपको समझ होगा, इसको मोल अंश भी बोलते हैं, मोल प्रभाज के बराबर होता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अभी तक मैंने डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, अब विलयन का जो आपेक्षिक अवनमन है, विलयन का आपेक्षिक अवनमन, अभी हमने देखो यहाँ पर देखा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर लिखा है P0 माइनस PS बाय P0 इजकल्स टू किसके बराबर है, विलेय के मोल प्रभाज के। बच्चों मोल प्रभाज को x से डिनोट करते हैं और हमने किसकी बात करी है, विलेय की, तो विलेय के लिए हमने यहाँ पर A लिखा है और विलायक होता तो उसके लिए हम यहाँ पर B लगा देते। बेसिकली ये आपका एक फॉर्मूला आया है। ठीक है, मैं इनके नाम लिख देती हूँ, जहाँ नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, जहाँ XA, जस्ट अ मिनट बच्चों, देखिए जहाँ XA जो होगा ये क्या होगा, ये होगा विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज, विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज क्या होगा बच्चों, मोल प्रभाज। और ये P0, अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो आप इनके खोल के भी नाम लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपका देखो P0 माइनस PS बाय P0 क्या था, ये आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो ऐसे आप लिख सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, मैंने डायग्राम से आपको वैल्यूज़ रखी थी यहाँ पर सारी, फिर राउल्ट का नियम फॉलो किया यहाँ पर कि राउल्ट ने ये चीज़ें कही थी कि जो हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है, एंड मैंने इसकी सिर्फ वैल्यू रखी है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखिए, जस्ट अ मिनट, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो मैंने XA लिखा, ठीक है, XA जो होता है, XA का मतलब अभी मैंने बताया ना कि मोल प्रभाज, तो XA इजकल्स टू जो होता है ये होता है N बाय N प्लस N के बराबर। समझ रहे हैं आप, N बाय, ये XA आपको मैं पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे आप लिख सकते हैं, जहाँ N इजकल्स टू विलय के मोलों की संख्या एंड कैपिटल N इजकल्स टू विलायक के मोलों की संख्या। यहाँ तक समझ में आया? मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं इन दोनों के और कुछ नहीं किया है अभी तक। ठीक है, अब देखिए बच्चों, XA की वैल्यू मतलब मोल प्रभाज की वैल्यू यहाँ से आई, तो क्या हम यहाँ पर XA की जगह मोल प्रभाज की वैल्यू रख सकते हैं ना? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मोल प्रभाज की वैल्यू जो N बाई N प्लस N आई है उसको मैं यहाँ पर पुट करूँगी। तो हम इसको तो लिखेंगे P0 माइनस PS बाय P0 इजकल्स टू, यहाँ पर हमको क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। तो देखिए P0 माइनस PS बाय P0 इजकल्स टू, यहाँ पर XA था, XA की वैल्यू मैंने यहाँ से धर दी N बाय N प्लस N। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर इसको A इजकल्स टू XA के इक्वल भी लिख सकते हैं कि ये इस XA के बराबर है और XA की वैल्यू इतनी है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया है? ठीक है, इतनी चीज़ें। अब हम इसको मतलब मैंने इसको दिखा दिया है, लेकिन हम इसको हटाकर इस तरह भी लिख सकते हैं, या
या करके लिख लीजिए आप, या पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इक्वल टू एन बाय एन प्लस एन। ठीक है, देखिए ये आपका एक फॉर्मूला आया है फिलहाल के लिए। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है, एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या, एंड कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया था, जहाँ एन जो होता है डब्ल्यू बाय एम के इक्वल होता है, ठीक है ना। विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, यहाँ पर है ना मोलों की संख्या, एन इज टू मोलों की संख्या। तो विलय के ये तो डब्ल्यू और ये कैपिटल एन हो जाएगा आपका कैपिटल डब्ल्यू बाय कैपिटल एम। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनके नाम लिख सकती हूँ। देखिए, जहाँ मैं सिर्फ इनके नाम लिखने वाली हूँ, जहाँ डब्ल्यू इजकल्स टू विलय का भार, एम इजकल्स टू विलय का अनुभार, कैपिटल डब्ल्यू इजकल्स टू विलायक का भार, और कैपिटल एम इजकल्स टू विलायक का अणुभार। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम क्या रखेंगे, ये जो एन और कैपिटल एन है, इनकी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखिए कि एन तथा कैपिटल एन का मान उपयुक्त समीकरण में रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण ये रही। अब देखो कैसे रखेंगे, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। देखो पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट, यहाँ तक समझ में आया, इक्वल टू, अब एन की वैल्यू क्या है डब्ल्यू बाय एम, तो ये क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू बाय एम बाय, इस एन की वैल्यू भी क्या होगी डब्ल्यू बाय एम, बीच में क्या है आपका प्लस, एंड देन कैपिटल एन इसका टू क्या है कैपिटल डब्ल्यू बाय कैपिटल एन। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखिए अब ये जो हमने लिया है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं अति तनु, यानी कि जो अति तनु विलयन होते हैं, अति तनु विलयन के लिए जो हमारा ये स्मॉल एन होता है, यहाँ देखिए ये जो हमारा स्मॉल एन होता है, एन का मान कैपिटल एन के मान से बहुत कम होता है, इसलिए इसको यानी कि एन को शून्य मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। ठीक है, मतलब यानी कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जो एन का मान है वो कैपिटल एन के मान से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो एन इज कस्ट मैं यहाँ पर क्या मान लूँगी, जीरो मान लूँगी। ठीक है, अब देखिए एन इज कस्ट जीरो हो जाएगा, तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब मैं दोबारा से इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, दोबारा से इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो मान रखने पर दोबारा से देखते हैं, मान रखने पर देखिए तो क्या हो जाएगा, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इजकस टू डब्ल्यू बाय एम बाय कैपिटल डब्ल्यू बाय कैपिटल एम। इतनी चीज़ समझ में आई? अब देखिए इसको ऊपर ले जाइए, तो पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इजकस टू ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा डब्ल्यू बाय एम इंटू एम बाय कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो ये आपका आता है वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए सिद्धांत। ठीक है, अगर इसमें आपको इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, और W की वैल्यू पता है, तो आप मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन में होता क्या है कि जब हम किसी विलायक में वाष्पशील पदार्थ ऐड करते हैं, एक सेकेंड,
जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को ऐड करते हैं तो होता क्या है, विलायक का जो वाष्प दाब होता है उसमें कमी आ जाती है, जिसको आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही ले लिया कि मानव विलायक पी नोट है, वाष्प दाब पी एस है, ये मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। इनमें इनके अवनमन को इस तरह शो करेंगे और आपेक्षिक अवनमन इस तरह होगा। ठीक है, फिर हमने राउल्ट का नियम फॉलो किया। राउल्ट ने कहा था कि जो भाई आपेक्षिक अवनमन होता है वो मोल प्रभाव विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है, तो हमने इसको बराबर रखा। फिर इन्होंने एक्सए की वैल्यू दी, एक्सए की वैल्यू ये थी। ठीक है, फिर हमने इस वैल्यू को पीछे वाले फॉर्मूले में रखा, तो देखो यहाँ रखा। अब हमने इसको इस तरह इसको ना भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो एन होता है, मैंने बताया कि एन क्या होता है, विलेय का भार, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और ये होता है विलायक के लिए, विलायक के लिए। तो एन इजकल्स टू डब्ल्यू बाई एम होता है और कैपिटल एन इजकल्स टू भी डब्ल्यू बाई एम होता है। एक को स्मॉल मान लेंगे, एक को कैपिटल मान लेंगे। तो एन इजकल्स टू डब्ल्यू बाई एम होता है विलेय का भार, विलेय का अनुभार, विलायक का भार, विलायक का अणुभार। मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ रखी मैंने यहाँ पर, देखिए एन इसमें इसकी वैल्यू रखी। फिर इन्होंने कहा कि जो अति तनु विलीन होते हैं ना, इसके लिए जो ये एन होता है, यहाँ जो ये एन है, इसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत बहुत कम होती है, तो हम इसको 0 मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको 0 मान लिया। ठीक है, तो जब मैंने इसको 0 मान लिया तो ये तो यहाँ से कट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, आपका ये बचा ना यहाँ पे। फिर हम इसको मल्टीपल में ले जाएंगे तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।